परम आदरणीय श्री गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सीआरपीसी से रिलेटेड। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसमें जो है कोई सी भी धारा कहीं भी घुसेड़ रखी है। तो कहने का मतलब ये है, आज हम तुम्हें सबसे पहले परिभाषाएं से अवगत करा दें, क्योंकि परिभाषा आनी जरूर है। और परिभाषा ना, बल्कि अगर और भी कोई धारा याद ना हो, धारा याद हो परिभाषाओं की और परिभाषा पता हो तो पेपर इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, जो पहली हमारी परिभाषा है, परिभाषाएं जो भी डिफाइन की गई हैं टर्म्स, वो सेक्शन 2 के अंदर में डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि जमानती अपराध, जमानती अपराध सेक्शन 2 क्लोज 1 में है। ठीक है, धारा 2 की क्लोज 1 में है। जमानती अपराध क्या होते हैं? देखो, अगर जमानती अपराध की बात करें तो किताब के अनुसार ये बताया गया कि प्रथम अनुसूची में जिन्हें जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ऐसा ना करके हमें दूसरे तरीके से लिखने हैं, यानी कि वो अपराध जो सामान्य अपराध होते हैं, और इस प्रकार के अपराधों में जब किसी अभियुक्त को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पर जमानत का जो प्रावधान है पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों को प्रदान किया जाता है कि इन दोनों में से कोई भी उसको जो है जमानत दे सकते हैं। और सेक्शन 2 क्लोज 1 में ही है अजमानती अपराध। अजमानती अपराध जो होते हैं वो दोनों, जमानती अपराध और अजमानती अपराध सेक्शन 2 क्लोज 1 में ही है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो अपराध है संगीन प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें जो जमानत होगी न्यायालय द्वारा ही की जाएगी। दूसरी हमारी आरोप है। आरोप है 2 क्लोज 2 के अंदर, यानी कि जब कोई अपराध कारित किया जाता है, अपराध होने के पश्चात की जो कार्रवाई है वो आरोप होती है, यानी कि जिसको सिद्ध किया जाता है, करना पड़ता है। धारा 2 क्लोज 2 में है। तीसरा दोस्तों संज्ञेय अपराध है, यानी कि संज्ञेय अपराध का मतलब है 2 क्लोज 3। संज्ञेय अपराध वो अपराध जो संगीन प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे रेप एंड मर्डर होते हैं। ठीक है। चौथा है हमारा परिवाद यानी कंप्लेन। तो संज्ञेय अपराध का मतलब जो जिनकी जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वो संगीन होती है। ठीक है, वो संज्ञेय अपराध होते हैं। और चौथी बात है दोस्तों परिवाद, यानी कि किसी भी परिवाद मतलब जो परिवाद होता है किसी भी कंप्लेन, जो परिवाद को इंग्लिश में कंप्लेन कहते हैं, 2 क्लोज 4 के अंदर में डिफाइन किया गया है। और ये किसी भी वाद का महत्वपूर्ण बिंदु होता है, यानी कि प्रथम रिपोर्ट होती है। अगली बात है दोस्तों उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 5 के अंदर में। ठीक है, इसमें उच्च न्यायालय से संबंधित जो परिभाषा है वो प्रदान की गई है। भारत 2 क्लोज 6 के अंदर में आता है जांच, इन्वेस्टिगेशन नहीं, जांच मतलब इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी 2 क्लोज 7 के अंदर में की जाती है। इंक्वायरी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जो प्रथम जांच होती है वो इंक्वायरी होती है। और इसमें सारी चीज़ों में एक बात बता दूं, अभी तक मैंने जांच तक आपको बताया है। इसमें हम लिख सकते हैं प्रथम सूची के अनुसार या वर्तमान लागू किसी कानून के अनुसार, वारंट के मतलब वर्तमान किसी लागू विधि के अनुसार, ये 2 चीज़ें लिख सकते हैं और उसके बाद इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अन्वेषण की। अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये मजिस्ट्रेट की मतलब कंप्लेन दायर होने के बाद में तब अन्वेषण किया जाता है। जांच जो है प्राथमिक होती है, यो पुलिस अधिकारी डायरेक्ट करता है और उसमें बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, यानी कि वाद को दायर करने के बाद में तभी की जाती है। उसके बाद जो न्यायिक कार्रवाई है 2 क्लोज 9 के अंदर में डिफाइन की गई न्यायिक कार्रवाई, यानी कि मजिस्ट्रेटों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। फिर सेक्शन 2 क्लोज 10 है, इसके अंदर में स्थानीय अधिकारिता की बात करते हैं। वो जो स्थानीय अधिकारिता है वो किसी की भी है, चाहे पुलिस की हो या स्थानीय अधिकारिता न्यायालय की हो। फिर महानगर क्षेत्र 2 क्लोज 11 की बात करते हैं। जैसे महानगर क्षेत्र में अपर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो होता है। फिर जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध जो छोटे मोटे मामूली अपराध होते हैं, चोरी डकैती वगैरह, 2 क्लोज 12 के अंदर में बताए गए हैं। फिर है अधिसूचना, यानी कि कोई भी अगर कानूनी सूचना पारित करनी होगी तो वो गजट में पारित करके उसके बाद उसको क्रियान्वित किया जाएगा, 2 क्लोज 13 के अंदर में बताया गया है। फिर है दोस्तों अपराध है 2 क्लोज 14 के अंदर में, यानी कि अपराध जो किसी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है या किसी व्यक्ति के विशेष के खिलाफ होता है, वो हमारा अपराध होता है। अगली बात है हमारी थानाध्यक्ष। थानाध्यक्ष का मतलब थाने का भार साधक अधिकारी भी इसको कह सकते हैं, 2 क्लोज 15 के अंदर में बताया गया है। ठीक है,
अब एक और बात बता दो दोस्तों, देखो बहुत सारे लोग मुझसे डायरेक्टली भी जुड़े हैं फ़ोन से, तो वो भी कमेंट नहीं करते वीडियो पे। कम से कम लाइक और कमेंट तो कर दिया करो, कोई किडनी थोड़ी ना मांग ली यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं ठंड के अंदर में, उसके बाद भी आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, एनर्जी प्रदान करो तभी तो काम करेंगे आगे, लाइव वगैरह तभी तो लेंगे। ठीक है, फिर आता है स्थान। जो स्थान की बात करता है 2 क्लोज 16 करता है। प्लीडर यानी कि जो बहस करता है, जो प्लीड करता है, वो 2 क्लोज 17 के अंदर में आता है। फिर आते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट 2 क्लोज 18 के अंदर में आती है। पुलिस थाना 2 क्लोज 19 के अंदर में आता है। विहित यानी कि विधि द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके अंदर में काम रह करके कार्य करना, 2 क्लोज 20 के अंदर में आता है। फिर आता है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक का मतलब होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो आता है हमारा 2 क्लोज 21 के अंदर में ही। फिर आता है हमारा उपखंड। उपखंड आता है 2 क्लोज 22 समन मामला, 2 क्लोज 23 वारंट मामला, 2 क्लोज 24, ठीक है। और 2 क्लोज 25 में वो वाले पद आते हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, जैसे अकिंचित व्यक्ति, इंडिजेंट पर्सन वगैरह, तो ये सीआरपीसी के अंदर में परिभाषित नहीं किए गए हैं। और वे सारे पद जो सीआरपीसी के अंदर में परिभाषित नहीं किए गए लेकिन उनकी परिभाषा आईपीसी के अंदर में है, वो सेक्शन 2 क्लोज 25 के अंदर में आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा प्रश्न है कि एफआईआर क्या होती है, उसकी उपयोगिता और महत्व पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो इसको ऐसे ही समझ लो, एफआईआर जो है पुलिस को दी जाने वाली परिवादी की तरफ से प्रथम सूचना होती है। ठीक है, जो परिवादी की तरफ से या परिवादी खुद उसको दे सकता है लिखित रूप में। रिलेटेड ये चीजें पता चल गई, यदि कि एफआईआर में वो सारी चीजें देगा जो घटनाक्रम है उस विवरण को देगा, क्योंकि जो आदमी पीड़ित है वो किसी भी घटनाक्रम को मतलब भुला नहीं सकता। और इसके बाद में जो पुलिस का थाने का जो भार साधक अधिकारी है वो उसकी जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा, जो उसका प्रथम चरण होता है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा एफआईआर। ठीक है, अब जो है एफआईआर के अगले बिंदुओं की तरफ चलेंगे। जैसे संज्ञेय अपराध हैं, संज्ञेय अपराधों में जो सूचना होती है उसको जो है धारा 154 के अंदर में रजिस्टर्ड किया जाएगा, सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंदर में, जो संगीन अपराध है, रेप एंड मर्डर टाइप के जो हैं। और दूसरा असंज्ञेय जो अपराध है उसमें धारा 155 सीआरपीसी के अंडर में उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। फिर जो संज्ञेय अपराधों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की जो शक्ति होती है, इन संज्ञेय अपराधों में जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो पुलिस की जो शक्ति होती है वो कहीं पर भी जा सकता है, जांच कर सकता है। धारा 156 के अंदर में चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होती है वो धारा 157 के अंदर में की जाती है, यानी कि एक पुलिस अधिकारी को 157 के अंदर में जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो किसी से भी जाकर के पूछताछ कर सकता है, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं उन सबके पास जाकर के धारा 157 के अंदर में वो जो है जांच पड़ताल कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा ध्यान रखना कि तभी होती है जब एफआईआर जो है लॉन्च हो जाती है, एफआईआर लॉन्च हो जाने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे, जो रिपोर्ट होती है कैसे दी जाएगी। अगर धारा 157 के अंदर में किसी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की जाती है और वो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार होती है, तो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके माध्यम से की जाएगी, और जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश से मतलब प्रेषित करती है। और जो सीनियर ऑफिसर होता है वो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास में वापस भेजता है। ठीक है, तो ये होता है रिपोर्ट कैसे दी जाती है, यानी कि मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार उनको भेजी जाती है, और जो राज्य वो किसी सीनियर ऑफिसर को भेजता है, सीनियर ऑफिसर उसकी जांच पड़ताल करके वापस उसको अभिलिखित करने के बाद में रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास में भेजता है। ठीक है, अब दोस्तों अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की जो शक्ति होती है कि कोई भी भार साधक अधिकारी हो, है ना, उसकी जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है। अब मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाने के बाद में जो अन्वेषण और प्रारंभिक जांच करने की जो शक्ति होती है मजिस्ट्रेट की, वो उसकी जांच करेगा और मामले का निपटाने का जो है कार्यवाही करेगा, और अतिरिक्त जांच की जो आदेश है, ऑर्डर है, वो कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आता है अगला पॉइंट कि एफआईआर का जो महत्व होता है वो क्या होता है। देखिए, जो एफआईआर का महत्व होता है किसी भी केस में, है ना, कोई भी चाहे सीआरपीसी हो या सीपीसी हो या आईपीसी हो, किसी भी चीज़ में ये प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य होता है
जिसके आधार पर जो सारा वाद होता है इसी पर निर्भर होता है, ठीक है। लेकिन जो एफआईआर होती है वो न्यायिक कार्यवाही में मुख्य साक्ष्य नहीं बन सकती, इसको सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। ये एफआईआर का महत्व है, यानी कि मेन चीज जो है एफआईआर है। जो भी किसी भी केस का मामला जो शुरू होगा वो एफआईआर से ही शुरू होता है। दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न बनता है वो है कि परिवाद से क्या तात्पर्य, इसके आवश्यक तत्व बताइए, उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिसका मजिस्ट्रेट पालन करेगा और परिवाद उससे तय किया जाता है। देखिए परिवाद, तो परिवाद के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ। देखिए ये यहाँ जाइए आप, परिवाद को कहाँ गया, यही तो था। परिवाद को सेक्शन 2 क्लोज 4 के अंदर में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये टेबल मैंने बराबर में बनाई है, तो ध्यान रखना परिवाद कहाँ है, सेक्शन 2 क्लोज 4 के अंदर। अब परिवाद की जो परिभाषा होती है वो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो परिवाद की परिभाषा है, देखो परिवाद की परिभाषा का मतलब ये होता है कि जो सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही के लिए कोई लिखित या मौखिक कथन होता है, ठीक है, जिससे कि ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है लेकिन इसमें पूरी पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जा मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्यवाही होती है, कोई लिखित या मौखिक कथन है, कार्यवाही के लिए कोई लिखित या मौखिक कथन होता है जो किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, इसके अंदर में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, ठीक है। इसका परिवाद का जो मतलब होता है वो ये होता है कि मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना मिल जाए कि कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, कहीं पर कोई अपराध हुआ है, ठीक है, यानी कि कहीं पर किसी को गोली लगी है, ठीक है, ये पता चल जाए मजिस्ट्रेट को, या कोई अपराध हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, ये पता चल जाना इसका मतलब होता है। और जरूरी नहीं कि जो परिवाद है वही व्यक्ति करे जो पीड़ित है, बल्कि कोई भी व्यक्ति परिवाद को कर सकता है, ठीक है। परिवाद के पेश होने के बाद में जो आईपीसी के अंदर जो सीआरपीसी के अंदर में जो है मजिस्ट्रेट कार्यवाही करते हैं, क्योंकि मेन चीज होती है कंप्लेंट ही होती है। कंप्लेंट मतलब फाइल होने के बाद में मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के अंदर में उसके अगेंस्ट जो है कार्यवाही करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो परिवाद के होते हैं, परिवाद के आवश्यक तत्व। जो परिवाद होता है, परिवाद में सबसे पहला जो बात करेंगे, परिवाद लिखित या मौखिक हो सकता है, यानी कि लिखित या मौखिक हो सकता है, ठीक है। और किसी भी अपराध की शिकायत तब तक शिकायत नहीं समझी जाएगी जब तक कि ये पता ना चलता हो कि वो जो कथन है वो गैर कानूनी है, यानी कि जो कार्य कारित किया गया हुआ है वो गैर कानूनी है, ठीक है। और परिवाद हमेशा, पॉइंट नंबर 2, परिवाद कहाँ किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाता है। परिवाद को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है, जिसमें पुलिस अधिकारी के सामने, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी कोई रिपोर्ट मतलब जो एफआईआर होती है वो उस रिपोर्ट को उसके सामने पेश करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, उसको प्रतिवेदन बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा जो हमारा मेन एसेंशियल एलिमेंट दोस्तों इसके अंदर में वो है कि परिवाद में जिस घटना का वर्णन हो उसे किसी ना किसी तथ्य से अपराध होना चाहिए, यानी कि तीसरा होना चाहिए अपराध, मतलब जिस घटना का उसके अंदर में कंप्लेंट के अंदर में जिक्र है वो अपराध होना चाहिए, ठीक है, तब वो परिवाद बनेगा। और अगली बात हम करेंगे, जो परिवाद होता है, परिवाद का जो उद्देश्य होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही करना होता है, ठीक है। और इससे अगली बात हम करेंगे कि जो परिवाद यानी कि कंप्लेंट जो होती है, कंप्लेंट के लिए जरूरी नहीं कि वो पीड़ित पक्ष द्वारा ही दी जाए, बल्कि कोई भी व्यक्ति उसको दे सकता है। और छठी बात जो इसके अंदर में आती है, परिवाद में उस सबूत का वर्णन किया जाना जरूरी नहीं है जो उनके पास मौजूद है। तो ये परिवाद के एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक तत्व हैं। तो इसमें अगली जो बात है वो होती है मजिस्ट्रेट से परिवाद। मजिस्ट्रेट से परिवाद का मतलब कोई भी व्यक्ति असंज्ञेय अपराध से पीड़ित होने पर अपने अधिकारों को लागू कराने के उद्देश्य से अभियुक्त के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास जो मतलब परिवाद है, परिवाद के पेश किए जाने पर जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो कैसे अपनाई जाएगी भाई, किसी भी व्यक्ति का जो असंज्ञेय अपराध है उसमें वो पीड़ित है और अपने अधिकारों को लागू कराने के उद्देश्य से
अभियुक्त के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास जो है परिवाद पेश किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कैसे की जाती है? सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट काम करेंगे वो करेंगे, उसका एग्जामिनेशन लेंगे, है ना, यानी कि परिवादी की परीक्षा लेंगे। परिवादी, एक मिनट, तो जो मजिस्ट्रेट है परिवादी की परीक्षा लेंगे। धारा 200 के अंदर में उनको ये राइट प्राप्त होता है, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है शपथ पर उनकी परीक्षा करेगा और जो गवाह है अपने समक्ष उनके हस्ताक्षर कराएगा, ठीक है, और अपने जो कर्तव्य है उनका पालन करेगा, ठीक है। और जहां परिवाद लिखित रूप में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए हैं तो वो न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और दूसरी बात होती है सक्षम मजिस्ट्रेट। अगर वो जो परिवाद है उस प्रवृत्ति का है जिसे कोई मजिस्ट्रेट नहीं हैंडल कर सकता तो उसको सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 201 के अंतर्गत में वो भेज सकता है, ठीक है। और अगर कोई कार्यवाही की जा रही है जो उपलब्ध जानकारी पर्याप्त नहीं है या मजिस्ट्रेट को लगता है जैसा भी वो उचित समझे तो वो जो है कार्यवाही को जो है स्थगित कर सकता है। अब जो परिवाद है परिवादों का खारिज किया जाना जो आता है धारा 203 के अंदर में आता है। तो अगर इसमें लगता है कि जो आधार है वो पर्याप्त आधार नहीं है तो मजिस्ट्रेट जांच करने के बाद में उस परिवाद को खारिज भी कर सकता है। 203 के अंदर में जैसा भी मजिस्ट्रेट को उचित लगे वो कार्यवाही कर सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्यवाही का आरंभ किया जाना कि जो धारा 204 सीआरपीसी के अंदर में बताया गया है। कहने का मतलब किसी मामले का जो ट्रायल है उसको स्टार्ट करने से पहले यानी कि विचारण को शुरू करने से पहले कुछ औपचारिक कार्यवाही को पूरा किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से उचित प्रकार से जो ट्रायल है वो नहीं हो पाएगा और जो न्याय है वो जल्दी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। धारा 204 जो कहती है वो कहती है कि किसी अपराध को संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार होने चाहिए। यदि उसको दिखाई दे कि मामला जो है समन केस से रिलेटेड है, कैसा है, समन केस से रिलेटेड है, तो अभियुक्त को हाजिर होने के लिए समन पेश करें। और दूसरी बात, अगर उसको लगता है कि मामला जो है वारंट केस से रिलेटेड है तो वो अभियुक्त को निर्धारित समय में पेश करने के लिए उसको जो उसके क्षेत्राधिकार में होता है तो वारंट जारी करे, या क्षेत्राधिकार में नहीं और वहाँ पर मामला चल रहा है तो भी उसको वारंट जारी करके पेश होने के लिए समन जारी कर सकता है। तो ये मजिस्ट्रेट के सामने जो कार्यवाही जो आरंभ की जाती है सेक्शन 204 के अंदर में बताई जाती है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इससे आगे का जो हमारा प्रश्न है वो बात करेंगे हम वारंट केस क्या होता है। वारंट केस को 2 क्लोज 24 के अंदर में डिफाइन किया गया है। इसको हिंदी में 2 क्लोज भय भी कहते हैं। तो वारंट मामले की हम लोग बात करेंगे, यानी कि 2 क्लोज 24 के अंदर में ये आता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ वारंट केस हमारा अगला क्वेश्चन है 2 भय, यानी कि 2 क्लोज 24 में वारंट केस आता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे समन केस में कोई परिभाषा नहीं दी गई है उसी प्रकार से वारंट केस की भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। फिर भी वारंट केस को 2 क्लोज 24 के अनुसार हम कह सकते हैं कि वारंट केस से मतलब ऐसे मामलों से जो किसी अपराध से संबंधित होता है जिसमें 2 या अधिक वर्षों का कारावास या मृत्युदंड का आदेश दिया जाता है, ठीक है। तो जो वारंट केस होता है उसमें या तो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड का आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। तो इन मामलों में जहां ये इस प्रकार के मामले होते हैं वहां पर वारंट केस बनता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर स्थापित मामले, यानी कि इन मामलों में जो पुलिस रिपोर्ट से अलग मामले होते हैं उनमें जो विचारण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से प्रारंभ की जाती है, जो सेक्शन 244 से लेकर 249 तक में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अभियोजन का साक्ष्य बताया जाता है। अभियोजन का साक्ष्य यानी कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशंस, ठीक है। जो प्रोसिक्यूशंस के लिए जो एविडेंस होते हैं वो सेक्शन 244 के अंदर में बताया जाता है। यानी कि जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर स्थापित किसी मामले में मतलब किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त को हाजिर होना होता है तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाएगा।
यानी कि मजिस्ट्रेट उससे कोई ऐसा साक्ष्य मांगेगा जो उसके समर्थन में पेश किया जाएगा कि हाँ ये वाकई ऐसा है, यानी कि दोषी है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, अभियुक्त कब उन्मोचित किया जाएगा। इस बात को निर्धारित करेगी धारा 245 के अभियुक्त को कब मतलब उन्मोचित किया जाएगा। उन्मोचित का मतलब होता है डिस्चार्ज। ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ ऐसा मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर भी उसकी दोष सिद्धि का आधार हो, तो मजिस्ट्रेट उसको जो है उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा केस से कि भैया आप फ्री हो। ठीक है। अब अभियुक्त कब उन्मोचित नहीं किया जाएगा, इस चीज का जो निर्धारण करेगी वो करेगी जी धारा 246। कहने का मतलब, अगर अभियुक्त को विचारण पर यानी कि ट्रायल पर ले जाया जाता है और जो सक्षम मजिस्ट्रेट है उसको ये लगता है कि अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाएगा या अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता, तो उस दशा में तब अभियुक्त को जो मतलब उसकी जो कन्फेशन है उसको पूछा जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा कि भाई क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं। और यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है, कहता है कि हाँ मैं दोषी हूँ, तो उस कन्फेशन को मजिस्ट्रेट लेखबद्ध करेगा, उसको लिखेगा और अपने विवेक के अनुसार उस पर जो है दोष अर्पित करेगा। ठीक है। मतलब दोष सिद्ध करेगा, लिखेगा उसको। और इसमें एक बात और है, अगर कोई अभियुक्त जो है वो सभी अभिकथन जो अभिवचन दिए गए हैं केस में उनसे इनकार करता है तो और उस पर दोष सिद्ध नहीं किया गया है, तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि भैया अगली सुनवाई के जो प्रारंभ होगा, अगली जो सुनवाई होगी उसमें वे सारे साक्ष्यों को प्रस्तुत करें जो आपको इस विचारण से मतलब अलग हटाता हो, या जो केस में जो आप ये बताएं जो केस में जो साक्षी हैं पहले आए हुए हैं उनमें से किसकी क्रॉस एग्जामिनेशन चाहते हैं। ठीक है। या सभी की चाहते हैं, उनमें से किसी एक की। ठीक है। अब बात करेंगे बचाव का जो साक्ष्य होता है। बचाव का साक्ष्य धारा 247 के अंदर में आता है। इसमें क्या होता है कि अभियुक्त की परीक्षा जब की जाती है तो वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करता है और अपना साक्ष्य पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट उसको आदेश देता है कि भाई अब आप जो है अपने बचाव का साक्ष्य पेश करें, क्योंकि न्याय का सिद्धांत होता है प्राकृतिक न्याय कि अंतिम सांस तक लोगों को न्याय का अधिकार होता है। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि धारा 248 के अंदर में मजिस्ट्रेट जो मामले को विचारित करता है उसको लगता है कि अगर व्यक्ति दोष मुक्त ही मतलब अभियुक्त को दोष मुक्ति देनी है या दोष सिद्धि देनी है तो उन सभी कारणों को लेखबद्ध करने के बाद में या तो उसको दोष मुक्त करेगा या दोष से सिद्ध करेगा और उसको सजा सुनाएगा। ठीक है। अब परिवादी की अनुपस्थिति का जो प्रभाव है वो कहाँ आएगा। परिवादी जो कंप्लेंट है उसकी अनुपस्थिति, वो प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, उसका जो प्रभाव है वो कहाँ आएगा, 249 में आता है। तो इसमें क्या होता है जी, देखो इसमें क्या होता है कि अगर जो परिवाद है वो मामले की सुनवाई के समय परिवादी जो है उपस्थित नहीं होता है और अपराध जो है ऐसा है कि भाई उसमें समझौता किया जा सकता है यानी कि शमन किया जा सकता है और संज्ञेय अपराध है नहीं वो, तब क्या करेगा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण उसके बिना भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार मामले को, उसके कंप्लेंट को डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये था हमारा दोस्तों जो वारंट केस है। तो वारंट केस क्या होता है हमारा, जिसमें 2 या 2 साल से अधिक की सजा होती है, मृत्युदंड होती है। ठीक है। और जो वारंट केस होता है ये जब वारंट निकल जाता है, वारंट निकालता कौन है, मजिस्ट्रेट निकालता है, यानी कि पुलिस से जो पुलिस रिपोर्ट है उससे भिन्न आधार पर स्थापित हो जाते हैं मामले। धारा 244 से 49 तक का होता है। अभियोजन का साक्ष्य यानी कि वो साक्ष्य प्रस्तुत करे। दूसरा, अभियोजन को कब उन्मोचित किया जाएगा, जब विचारण के दौरान अगर न्यायाधीश को लगेगा। कब नहीं किया जाएगा, धारा 246। बचाव का साक्ष्य धारा 247। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि धारा 248 और परिवादी की अनुपस्थिति का प्रभाव यानी कि धारा 249 में आता है।
तो जैसे अब समन मामला है हमारा अगला टॉपिक, क्योंकि वो इसलिए बताया क्योंकि उससे अगली धारा पहले इसमें है, फिर उससे अगली धारा है समन मामले में, इसलिए पहले वारंट मामला बताया। ठीक है, तो समन मामले को एक बार समझ लो। समन मामला जो है 2 clause 23 के अंदर में इसको बताया गया है। तो इसमें कोई परिभाषा तो विधि की परिभाषा तो दी नहीं गई है समन मामले में, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं जिनका संबंध अपराध से है और जो वारंट केस से नहीं है। मतलब समन मामले का जो संबंध होता है अपराध से होता है, वारंट केस से नहीं होता है। ये हमारा समन मामला होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके आगे। समन मामले में क्या होगा जी, अब उससे पहले हमने बात करी थी वारंट केस में विचारण, ये जो बात की थी हमने, ये बात की थी हमने वारंट केस में विचारण की अभिक्रिया या पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर स्थापित मामलों में विचारण, ये था वारंट केस से। अब हम बात करेंगे समन मामलों में विचारण की प्रक्रिया। तो वो धारा 251 से 259 तक दिए गए हैं। सही है, क्या क्या है उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो चलिए, समन मामलों में विचारण की प्रक्रिया में सबसे पहले बात करते हैं हम अभियोग का सारांश बताया जाना, धारा 251। यानी कि जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होगा, उपस्थित होगा, तो उसको जो है सारा विवरण, उसको सारा सारांश जो उस पर अभियोग है उसे जो पूछा जाएगा, वो दोषी होना स्वीकार करता है, बचाव करना चाहता है, यानी कि सारा सारांश उसके सामने बताया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2, मजिस्ट्रेट के सामने जो है दोषी होने की संस्कृति पर दोष सिद्धि। पॉइंट नंबर 2 है दोषी होने की संस्वीकृति पर दोष सिद्धि। अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति अभिकथन को स्वीकार करता है, अभिवचन को स्वीकार करता है, तो उस समय क्या होता है कि मजिस्ट्रेट उसका जो वचन होता है उनको लिखेगा, लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसको दोष सिद्धि कर सकेगा, धारा 252। छोटे मामलों में अभियुक्त के अनुपस्थित होने पर दोष सिद्धि, जो छोटे मामले होते हैं उनमें अभियुक्त के अनुपस्थित होने पर दोष सिद्धि, धारा 253। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो परिवादी है वो नहीं आया है, तो उस स्थिति में जो समन है वो जारी किया जा सकता है और दोष सिद्धि दी जा सकती है। तो अगली हम बात करेंगे दोस्तों प्रक्रिया। जब दोष सिद्ध न किया जाए तब प्रक्रिया क्या होती है। इसमें धारा 252 और 253 को देख लो एक बार। धारा 252 में लिखा है दोषी होने की संस्कृति पर दोष सिद्धि, यानी कि अगर जो अभियुक्त है उसने अपनी संस्कृति प्रदान कर ली है, मतलब अपनी संस्कृति दे दी है कि मैं दोषी हूँ, तो उस पर उसको अधिकार होगा कि अगर भले इस मामले से रिलेटेड कोई ऐसा साक्षी है जिसको पेश करना जरूरी होता है तो उसको बुलाया जाएगा। और मान लिया कोई ऐसा होता है कि जैसे धारा 253 है, छोटे मामलों में अभियुक्त के अनुपस्थित होने पर दोष सिद्धि। अगर अभियुक्त दोष मतलब अनुपस्थित है और उसका जो है डिसीजन किया जा रहा है केस का, दोष सिद्ध ना किया जाए तो उसको जो है बुलाना, समन जारी करके उसको जो है बुलाया जा सकता है, बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, अब 5वां पॉइंट हम बात करेंगे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। जैसे कि हमने वारंट केस में बात करी थी, ठीक समन केस में धारा 255 के अधीन माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो अतिरिक्त साक्ष्य को ग्रहण करके दोष मुक्ति या दोष सिद्धि को दे सकते हैं। ठीक है, परिवादी का हाजिर होना या उसकी मृत्यु। अगर जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन की है, अगर वो हाजिर नहीं होता हो या उसकी मृत्यु हो जाती हो तो वो धारा 256 के अंदर में आता है। और जिस दिन तारीख लगी है उस दिन वो उपस्थित नहीं होता है तो वो तारीख अगली डेट को ही मिल जाएगी, यानी कि स्थगित की जाएगी सुनवाई अगली तारीख के लिए। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसमें जो उसके कथन हैं, दिए हुए कथन हैं, उनको ही मतलब सत्य मान लिया जाएगा और उसके आधार पर जो है फैसला सुना दिया जाएगा। अब बात करेंगे परिवाद का वापस लेना, यानी कि इसमें अगर कोई परिवादी मजिस्ट्रेट को संतुष्ट कर देता है कि अभियुक्त के जो कई सारे अभियुक्त हैं उनमें से कुछ अभियुक्त ऐसे हैं जो या एक या दो या सारे ही ऐसे हैं जो उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो वो परिवाद वापस ले सकता है धारा 257 के अंदर में। अब कुछ मामलों में, पॉइंट नंबर 8 बात करें, कुछ मामलों में कार्यवाही को रोकने की शक्ति, धारा 258 की हम बात कर रहे हैं। तो जो धारा 258 है, धारा 258 ये कहती है कि अगर जो फर्स्ट
श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, उसकी मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों को जो उसके द्वारा लिखे गए हैं कार्यवाही को किसी भी अवस्था में रोक सकता है, ठीक है, या उसको किसी भी कब मतलब कुछ दिन के लिए टाल सकता है। और जहां दोष मुक्ति का निर्णय सुनाया जा सकता हो तो उस दशा में अभियुक्त को छोड़ा जा सकता है और छोड़ने का प्रभाव जो है उन्मोचन का प्रभाव होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9, समन मामलों में को वारंट मामलों में बदलना। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो समन मामले हैं उनके अंदर 6 माह के अंदर भी अगर व्यक्ति नहीं आता है या उसको 6 माह की अवधि तक के कारावास से दंडनीय है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि न्याय हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, यानी कि जो ये अपराधी है जिसको 6 माह की सजा मिली है ये सजा कम है और ये जो अभियुक्त है ये ज़्यादा सजा का अधिकारी होता है, तो उसको बार बार बुला करके उसकी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कराना आवश्यक हो जाता है, जो न्याय हित के लिए अनिवार्य होता है, ऐसा वो कर सकता है।